दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी है जो कि हर साल इंडिया में कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। फोन्स एक जमाने में इसके लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते थे, लेकिन अभी हर साल इसके जो फोन्स हैं वो कुछ कमाल नहीं दिखा पा रहे और लग रहा है कि कंपनी से जो उम्मीदें थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर आपने उस कंपनी का नाम अभी तक गैस नहीं कर पाया तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है असूस। असूस के जो फोन्स रहते हैं एक जमाने में बहुत जबरदस्त फोन्स निकाले थे जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए थे। मतलब वो जमाना ऐसा था जब Xiaomi Realme के फोन्स को बराबर टक्कर देखने को मिल रही थी और अच्छी स्पेसिफिकेशन थी, सॉफ्टवेयर भी अच्छा था, फोन्स भी बढ़िया थे। लेकिन अभी मार्केट में देखा जाए, अगर मैं असूस की बात करूं इंडियन मार्केट में, तो अभी हाल फिलहाल उनका जो लेटेस्ट फोन जो इंडिया में रिलीज हुआ है ना, वो है Qualcomm Snapdragon Insider वाला फोन। अगर आप लोग को याद है तो उस फोन की कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर है, लेकिन वो फोन कब सेल में आया कब गया किसी को नहीं पता। और वो छोड़ो, और उस फोन को बोला गया था कि कुछ सुपर एंड्रॉइड फोन है और उस फोन में आपको सारे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन आज तक उस फोन के अंदर एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी देखने को नहीं मिला। और यही कहानी कुछ ROG फोन्स की भी चल रही है। कुछ ROG फोन्स वगैरह आते हैं बस, और Asus का 8Z लिटरली कब आया कब गया किसी को नहीं पता पड़ा, और तो और लोगों को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो अगर Asus के साथ ऐसा हो क्या रहा है, और अच्छे फोन्स अगर वो बना सकते हैं तो यार वो निकालते क्यों नहीं है? इस सवाल को आज हम आंसर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे कहानी क्या चल रही है और क्या 2022 में कुछ नया कर सकते हैं, फिर आगे चल के कभी कोई अपना नया फोन यहाँ पे निकाल सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो Asus की जो कहानी है वो होती है कि यहाँ पे टाइवानीज कंपनी है और हमेशा से ये लोग अपने आप को फोकस करते थे एक पीसी ब्रांड के अंदर। मदरबोर्ड बनाते हैं, ग्राफिक कार्ड्स बनाते हैं, लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं, इन सब चीज़ों में इनका कोर फोकस था। हालांकि जब ये लोग डिसाइड करते कि हाँ इन्हें मोबाइल फ़ोन मार्केट में उतरना है तो ये अपने पीसी वाले पार्टनर्स के पास ही जाते हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि Asus के जो पहले Zenfone आए थे उनके अंदर आपको इनकी इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलता था। हालांकि इंटेल प्रोसेसर तो इन्होंने दिया था, इंटेल एटम का चिप था, यहाँ तक कि फ़ोन की कीमत भी काफ़ी सही रखती थी और उनको अच्छी क्वालिटी के फ़ोन्स काफ़ी अफोर्डेबल रेट में थे। फिर उसके बाद ये Zenfone 2 लेके आते हैं, वो भी अच्छा चलता है। Zenfone 2 लेज़र आता है, Zenfone 2 सेल्फी आता है, अलग अलग फ़ोन्स निकालते हैं, पूरा कैटलॉग क्रिएट कर देते हैं। और इंडिया में जब अच्छे फ़ोन्स आते हैं सही रेट पर और एक वैरायटी देखने को मिलती है तो लोग पसंद आते हैं। हर किसी के लिए एक अलग अलग टाइप का फ़ोन है और लोग इनको खरीदते हैं, पसंद करते हैं, और Qualcomm Snapdragon के जो अच्छे प्रोसेसर्स होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहानी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर बीच में एक ऐसा दौर आता है यहाँ पे Asus का कि यहाँ पे Asus को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे अपने महंगे फ़ोन्स बेच सकते हैं। यानी कि उन्होंने छोटे फ़ोन सस्ते फ़ोन बेच के सक्सेस पा ली तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया था, अब वो जिस कीमत में चाहे उस कीमत में फ़ोन लॉन्च करेंगे और लोग उन्हें खरीद लेंगे। Zenfone 3 से शुरुआत होती है, जहां पहले एक एग्रेसिव ब्रांड थे, उसके बाद एक मेन स्ट्रीम ब्रांड होता है ना, ऑफलाइन में जाके करना, एडवर्टाइजिंग करना, शोर शराबा करना, लोगों को जाके दिखाना कि हमारे फ़ोन में ये सब ये लोग करते हैं। और यही से प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्टली ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा है, हम लोग वैसा है, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग पे खूब ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट सही रेट में नहीं मिल रहा। और यहीं से एक प्रॉब्लम का एक जो साइकिल होता है वो शुरू होता है। शुरुआत में इनकी सेल्स गिरती हैं और धीरे धीरे इन्हें समझ में आता है कि हाँ अब हम उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे और जो सक्सेस हमें शुरुआती दिनों में मिली थी वो हम रिक्रिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर 2018 में लोग बाउंस बैक करने की कोशिश करते हैं और 2018 में अपने कुछ ऐसे फोन्स यहाँ पे निकालते हैं जो लोगों को यहाँ पे पसंद आते हैं। और मैं कहूँगा कि 2018 एक ऐसा टाइम था जो Asus के लिए काफ़ी टर्निंग वाला पॉइंट था। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट में Max Pro M1 और M2 आते हैं। Max Pro M1 आता है, लिटरली काफ़ी बड़ा हिट होता है और यहाँ पे डायरेक्टली हेड टू हेड Xiaomi Realme से कम्पीट करता है। Max Pro M2 भी उसी साल आता है और ये फ़ोन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब अंडर 15,000 में ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं और उसमें सब कुछ था, और ये चीज़ यहाँ पे लोगों को पसंद आती है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके बाद M3 ने निकालना चाहिए था, लेकिन निकाला नहीं कभी उन्होंने। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बता सकता हूँ कि 2018 में इन्होंने एक और काफ़ी बड़ा चेंज किया था और वो था यहाँ पे Asus के ROG फ़ोन का,
क्योंकि Asus ने पहली बार अपना जो गेमिंग ब्रांड होता है ROG उसके अंदर गेमर्स के लिए फ़ोन निकालना शुरू किया। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम तो 2018 में PUBG मोबाइल की एंट्री हो गई थी, ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और उन्हें लगता था कि ऑनलाइन गेमिंग अगर आ रही है, मोबाइल फ़ोन में गेम्स पॉपुलर हो रहे हैं, ये एक सही मार्केट है और इसके ऊपर उन्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए मोबाइल फ़ोन में उन्होंने ROG के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना रखा। हालांकि ROG कहानी क्या थोड़ी सी देर से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि 2018 में यहाँ पे एक और घटना हो रही थी। वो ये थी कि यहाँ पे PC मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ था, सेल्स डिक्लाइन हो रही थी, लोग अब उतने ज़्यादा लैपटॉप नहीं ले रहे थे, PC बिल्ड नहीं कर रहे थे। देखा जाए तो एक ओवरऑल एक स्टेबल वाले पॉइंट पर था। और बात की जाए Asus का जो मेजर पैसा आता है ना, यानी कि जहाँ से उनकी दाल रोटी चलती है, वो चलती है यहाँ पे उनके PC वाले बिजनेस से। PC के हार्डवेयर, कंपोनेंट्स, लैपटॉप्स ये बेच के ये लोग अच्छा काम कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन तो इनका सेकेंडरी है, जबकि Xiaomi, Realme इन सब के अंदर बात करें, पूरे BBK को उठा ले, इनकी दाल रोटी सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही चलती है। इसलिए मोबाइल फ़ोन पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। और जब PC मार्केट थोड़ा हिला हुआ था ना, तो यहाँ Asus को समझ में आया कि यार एग्रेसिव फ़ोन बनाने से फ़ायदा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले PC मार्केट को संभालते हैं, उस पर अच्छे से फोकस करते हैं, वहाँ से पैसा बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं ना, उन्हीं पर यहाँ पे फोकस करते हैं। क्योंकि बात की जाए तो उन्होंने पहले करके देख लिया, अपने फ़ोन के रेट्स इंक्रीज़ करे, फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं दिए तो लोगों ने वो चीज़ पसंद नहीं आई। लेकिन उन्हें अब लगता है कि अगर वो ज़्यादा चार्ज करेंगे और थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना कर देंगे तो वो मार्केट में चल जाएगा और ये सर्वाइव हो जाएगा। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में Asus के सस्ते फ़ोन्स कभी आए नहीं। Asus का 6G आया था फ्लिप वाले, उसके साथ उसके बाद Asus के ROG सीरीज़ देखने को मिलती रही, ये कुछ कहानी थी। लेकिन इसके साथ और भी काफ़ी सारी दिक्कतें थी। पहली दिक्कत जो Asus ने फेस करी थी वो करी थी Zenfone की ब्रांडिंग के अंदर। यहाँ पे Asus के साथ एक काफ़ी बड़ी दिक्कत हो गई थी Zenfone के ट्रेडमार्क को लेके, और इंडिया में वो लोग इस लड़ाई को हार गए, जिस कारण से उन्हें Zenfone की ब्रांडिंग यहाँ पे ड्रॉप करनी पड़ी। कुल मिला के बात है कि Zenfone एक ब्रांड था, Asus ने खड़ा किया था सालों की मेहनत के साथ, बहुत सारे फ़ोन निकाले, बहुत सारा खर्चा किया, लेकिन एक झटके में ब्रांडिंग चली गई और ऐसा लगता है जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ से चली गई। और उस चक्कर में Zenfone ब्रांडिंग को उन्हें हटाना पड़ गया और Asus को यहाँ पे अटैच करना पड़ गया। इसके साथ ही मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमेशा ये लोग महंगे फ़ोन के ऊपर ही जा रहे थे, क्योंकि महंगे फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा जो मार्जिन होता है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि बात की जाए तो सस्ते फ़ोन्स के साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर अच्छे फ़ोन्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन जब एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर अच्छे फ़ोन्स निकाले जाते हैं तब उसके अंदर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम बचता है और उस केस के अंदर उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ोन बेचने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी का यहाँ पे खर्चा निकलता है। बजाय कि यहाँ Asus थी वो सोच रही थी कि हम ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस ना करें, बस कुछ महंगे फ़ोन्स बना के बेच दे, इसलिए वो अपने प्रीमियम और फ्लैगशिप फ़ोन्स को बेचना शुरू करते हैं। फ्लैगशिप भी इसलिए क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन बनाने की कीमत कम रहती है लेकिन सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा रहता है और वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट रहता है। इसलिए काफ़ी सारी कंपनीज आज के समय अपने महंगे फ़ोन पर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो लोग अगर बेचते हैं उस फ़ोन को तो वहाँ वो पैसा ज़्यादा बना सकते हैं पर यूनिट के हिसाब से, और ये चीज़ Asus करने की कोशिश करती है और यहाँ पे ROG सीरीज़ का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करती है। देखो ROG जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, उनमें वही प्रोसेसर है, वही डिस्प्ले, सब कुछ वही एक जो हाई एंड स्मार्टफोन में आता है। बस आपको जो फैंसी RGB लाइटिंग होती है, डिज़ाइंस होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं वो मिलते हैं और इन सब के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज करते हैं। डेट सेट लिटरली फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा अलग आपको देखने को नहीं मिलता जो आप किसी भी हाई एंड फ्लैगशिप से आप एक्सपेक्ट कर ले, और इसी चीज़ के ऊपर जो Asus है वो खेलती है और यहाँ पे गेमिंग मार्केट को टैकल करती है। करंटली बात की जाए तो एक्चुअली में Asus का जो ROG ब्रांड है वो यहाँ पे सक्सेसफुल है। ताइवान, कोरिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको बेचा जाता है। इवन काफ़ी सारे दूसरे देश जब मोबाइल गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे Asus अपने ROG को यहाँ पे बेच लेता है। ये एक चीज़ है। इंडिया में सेल्स के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इंडिया में गेमिंग का मार्केट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम है, और जब गेमिंग का मार्केट इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे उस फ़ोन को बेचना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और यही एक दिक्कत है कि Asus का ROG इंडिया में इतना खास चलता नहीं है, हालांकि दूसरे देशों में थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर रहता है और इसीलिए ROG के ऊपर हर साल फोकस किया जाता है, अलग अलग एक्सेसरीज निकाले जाते हैं, क्योंकि Asus के ROG का लिटरली कोई कंपटीशन नहीं है। कुछ ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं गेमिंग के अंदर लेकिन वो चाइना तक ही एक्सक्लूसिव है, चाइना के बाहर लिमिटेड रीच है, और Asus की रीच ग्लोबल लेवल पर है, इसलिए हर जगह जाके वो अपना फोन बेच सकता है, इसलिए छोटे से मार्केट को यहाँ पे उसने पकड़ रखा है। खैर लेकिन बात करें इंडिया की, इंडिया में महंगे फोन बन नहीं सकते, और वहीं बात करें Asus की, तो Asus के साथ एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि वो इंडिया में अपने फोन्स बना भी नहीं रहे हैं।
यहाँ तक की बात है कि इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैसिलिटीज़ खोल रखी है। जैसे रियलमी खुद ओप्पो से बनवाते हैं, और अभी रियलमी देखा जाए तो अपने एक्सेसरीज वगैरह को बिल्ड कर रही है, लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर भी काम कर रही है कि वो भी इंडिया में बने। Asus के पास खुद की ऐसे कोई प्लांट्स और फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे वो स्मार्टफोन बना सकते हैं। मेजॉरिटी Asus का जो सामान रहता है ना वो बाहर से आता है, इंडिया में इंपोर्ट होकर बिकता है। ज़्यादातर जो फ़ोन, ज़्यादातर जो काम होता है वो होता है ताइवान के अंदर, और ये एक छोटी सी दिक्कत है। जब इंडिया में प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अगर आप काम करते हो तो भी आपको एक बड़ा ऑर्डर देना पड़ता है। तो कुल मिला के बात है कि Asus के लिए इंडिया में एक फ्लैगशिप फ़ोन को बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको चीज़ को पीछे छोड़ दिया जाता है। और जहाँ तक उनकी बात करें, उनको सस्ते में यहाँ पे लड़ना नहीं है। खैर बात हो जाती है कि यहाँ पे चलो इनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, ज़ेनफोन की ब्रांडिंग चली गई, इवन अपने फ़ोन को सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाया और मार्केटिंग भी नहीं कर पाया। लेकिन उनके कुछ फ़ोन्स ऐसे थे जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैक्स प्रो M1 और मैक्स प्रो M2। लेकिन क्या इन सबको रिवाइव कर सकते हैं? देखो, इसका आंसर हो सकता है हाँ भी और नहीं भी। हाँ तब हो सकता है जब इनका PC बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा लगे और बहुत अच्छे तरीके से बिकने लगे इनके लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह ये सब। उसके बाद यहाँ पे लोग सोचे कि हाँ चलो अब हम अपने Asus में अपने अच्छे फ़ोन्स को निकालते हैं और थोड़े एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर निकालते हैं, 5G फ़ोन्स को निकालते हैं जो यहाँ पे मार्केट में चले, तब जाके कहानी कुछ हो सकती है। लेकिन अभी के समय में Asus को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PC मार्केट को थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इवन खास तौर पर लैपटॉप को। मैं आपको बता सकता हूँ हर महीने Asus कोई ना कोई लैपटॉप वगैरह तो लॉन्च करती रहती है। जहाँ दूसरी कंपनीज यहाँ पे मोबाइल फोन्स के पीछे पड़ी है, Asus जैसी कंपनी सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के पीछे पड़ी है। अब देखते हैं कि लैपटॉप के ऊपर से फोकस हटा के दूसरी तरफ ले जाते हैं या फिर लैपटॉप्स वगैरह ही आपको इसके देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कहानी होती है Asus की। यहाँ पे ओवरऑल बात की जाए, काम ये लोग सही कर रहे हैं, PC मार्केट अच्छा है, लैपटॉप्स भी बढ़िया बना रहे हैं, अच्छे फोन्स भी बनाते हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये देखने को मिलते हैं इसके। लेकिन बात है कि अवेलेबिलिटी, और इंडिया में अगर कुछ अच्छे नए प्रोडक्ट्स लेके आए जो इंडिया की ऑडियंस को अपील करे तो कहानी काफ़ी बदल सकती है। लेकिन यही कुछ रीज़न है कि अभी तक फेल होते हुए आए, लेकिन हम उम्मीद नहीं हार सकते। क्या पता फ्यूचर में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त फोन्स आपको Asus की तरफ से देखने को मिले। क्या लगता है आपको Asus की कहानी? ये बात मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं आप। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।